हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक अचीवर। आज की क्लास में हम लोग पाइथन में डिसीजन मेकिंग, आइटरेटिव एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है इसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी पाइथन की शेल ओपन करी है और एक नई फाइल क्रिएट करी है। यहाँ पे जो हम प्रोग्राम देखने जा रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो इस प्रोग्राम में मैं एक नंबर एंटर करा रही हूँ और ये नंबर मैं यूज़र से इनपुट लूँगी। तो उसके लिए मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है। तो इनपुट फंक्शन में आप ब्रैकेट के अंदर कोई भी मैसेज देंगे तो वो मैसेज पढ़कर यूज़र एक नंबर एंटर करेगा। तो एंटर एनी नंबर, यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्ट्रिंग में लेता है, इसलिए इंटीजर फंक्शन का यूज़ करके उसकी टाइप कास्टिंग की जा रही है कि जो भी नंबर आप डालोगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नंबर पे मुझे कुछ लॉजिक्स लगाना है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है इफ एल्स। तो अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में मैं डिसीजन ले रही हूँ कि अगर मेरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो इवन नंबर होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं चाहती हूँ कि कंप्यूटर मुझे प्रिंट करके दे दे इट इज़ ऑड नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइड करने के लिए मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ किया है। ये ऑपरेटर रिमाइंडर निकाल के देता है। तो इफ़ अगर मेरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है यानी उसका रिमाइंडर इक्वल्स आता है, तो ये डबल इक्वल्स मीन्स कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर इक्वल्स आता है उसका आंसर 0 के, देन कोलन मीन्स देन प्रिंट करना है इट इज इवन नंबर, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंट कर दो इट इज ऑड नंबर। जब कभी आप पाइथन में किसी भी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो हमें इंडेंटेशन रूल को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो प्रिंट का मैसेज है वो आप इस तरह से इफ के साथ एक ही लाइन में नहीं रख सकते हैं, आपको एटलीस्ट एक स्पेस देना पड़ेगा ताकि वो पता चले कि वो इफ के अंडर में आता है। C++ में करली ब्रेसेस होते हैं जिनसे पता चलता है कि इफ का ये कर्ली ब्रेस है और इसके अंदर जितना भी पार्ट है वो इफ से रिलेटेड है। लेकिन पाइथन कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे इंडेंटेशन रूल को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने कंडीशन लिखने के बाद एंटर मारा था तो अपने आप से पाइथन ने आपको कुछ स्पेसिफाइड स्पेस लिमिट प्रोवाइड कर दी थी। नेक्स्ट आता है मल्टीपल इफ। कई बार ऐसा होता है कि आपको कई सारी इफ कंडीशंस इम्प्लीमेंट करनी हो, कई सारे इफ लगाने हो कि अगर इफ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन दूसरी इफ चेक करो। तो जब मल्टीपल इफ हमें इम्प्लीमेंट करना होता है तो अब वहाँ पे एलिफ यूज होता है कि इफ अगर नंबर 2 से डिवाइड होता है तो प्रिंट कर दो इट इज इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ दूसरी कंडीशन चेक करो कि इफ नंबर लेस देन 5 है तो इट इज लेस देन 5। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है नेक्स्ट थर्ड कंडीशन चेक करो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एल्स ये वाला मैसेज प्रिंट कर दो। अगर आप चाहे तो आप इस एल्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टीपल इफ। तो मल्टीपल इफ में इफ, एलिफ, एल्स ये यूज होता है। नेक्स्ट आता है जब आप डिसीजंस मेकिंग स्टेटमेंट लगाते हैं तो अभी आपने देखा है कि आपने केवल इफ के साथ में एक ही चेकिंग लगाई है। कई बार आपको मल्टीपल चेकिंग्स लगानी पड़ती हैं, तब उस केस में आप उन मल्टीपल चेकिंग्स को कंबाइन कैसे करते हैं उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं जिसके अंदर आता है एंड, और नॉट। एंड का मतलब होता है कि अगर आप 3-4 कंडीशंस को आपस में जोड़ रहे हैं तो वो सारी कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। और का मतलब होता है कि कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो सकती है। और नॉट का मतलब होता है नॉट का केस कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि मैंने लगाया है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 एंड नंबर इज लेस देन 10 तभी ये मैसेज प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी नंबर एंटर करते हैं तो वो 5 से 10 के बीच में आनी चाहिए, तभी ये मैसेज आएगा कि नंबर इज इन बिटवीन 5 एंड 10। अगर आप इससे ऊपर या इससे छोटा नंबर देंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। दूसरा मैंने यहाँ पे दिया है कि इफ़ नंबर डिवाइडेड बाय 2, यानी अगर 2 से भी डिवाइड हो जाती है
या फिर नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी इन दोनों में से किसी भी एक से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये मैसेज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे नॉट वाला केस है, तो जब भी नॉट वाला केस होता है तो आप अपनी कंडीशन को ब्रैकेट में देंगे और बाहर नॉट लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि इफ नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 50, तो नंबर इक्वल्स टू 50 ब्रैकेट में है और बाहर नॉट लगा के वो नेगेटिव केस बन गया है। तो अब जो नीचे मैसेज है वो तभी प्रिंट होगा जब नॉट वाला केस सेटिस्फाई होगा। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप देखते हैं कि पाइथन में लूप या आइटरेटिव स्टेटमेंट्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लूप का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कुछ स्पेसिफिक टाइम तक रन कराना। तो अब जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई एक टास्क है, कोई प्रिंटिंग मैसेज है, उसको 5 टाइम्स प्रिंट करा दूँ, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले तो कोई एक काउंटर चाहिए होगा जो 1 से लेके 5 टाइम्स तक रीड करेगा और हर एक बार में जब काउंटर की वैल्यू 1 होती है तब एक मैसेज प्रिंट हो, जब काउंटर की वैल्यू 2 होती है तो मैसेज प्रिंट हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा उस काउंटर को, जिसकी हेल्प से आप रीडिंग करेंगे टाइम्स की, कि 1 से लेके 5 तक रीड करना है। फिर कंडीशन आती है कि कब तक आपको रीड करना है, 5 टाइम्स रीड करना है, और 1 से लेके 5 तक पहुंचने के लिए कितने का इंक्रीमेंट देना पड़ेगा या फिर कितने का डिक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो दोनों ही लूप, चाहे आप फॉर यूज करें चाहे वाइल यूज करें, दोनों में ही ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो पहले फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप में सीक्वेंस डेटा टाइप के रेंज का यूज होता है। तो इसको लिखा कैसे जाता है? फॉर काउंटर वेरिएबल। अब जैसे मैं आई वेरिएबल ले रही हूँ जिसका मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंटिंग देनी है, तो एक आई मैंने ले लिया है जो 1 से लेके 10 तक की रीडिंग करेगा। तो फॉर आई इन रेंज का यूज किया जाता है। रेंज हमेशा ये बताता है कि आप कहाँ से कहाँ तक की, यानी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसी के अंदर इंप्लीमेंट होगा। तो अब आई काउंटर शुरू करेगा 1 से लेके 10 तक और आपको इंक्रीमेंट कितना देना है? 1 का, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी वो अपने आप से 1 का इंक्रीमेंट देता है। रेंज के साथ बस ये इशू आएगा आपको कि रेंज हमेशा 1 से लेके 10 तक लेगी, तो वो 1 से लेके 9 तक जाती है, यानी लेस देन 1 जाता है रेंज का। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंटिंग कराएंगे तो 1 से लेके 9 की प्रिंटिंग होगी। तो अगर आपको 10 तक की प्रिंटिंग करानी है तो 1 से लेके आप इसको 11 कर दीजिए। इसी तरह से मैंने एक दूसरा प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक नंबर एंटर करा रही हूँ यूजर से, और मैं ये चाहती हूँ कि उस नंबर की टेबल प्रिंट होके आ जाए। तो टेबल का लॉजिक क्या होता है कि 1 से लेके 10, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर 3 एंटर किया है तो 3 इंटू 1 इक्वल्स 3, 3 इंटू 2 इक्वल्स 6। तो 3 का इंटू 1 से लेके 10 तक के सारे नंबरों से अगर होगा तो हमें 3 की टेबल मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है? एक काउंटर लिया है जो 1 से लेके 11 क्यों लिया है मैंने? क्योंकि हमारा जो रेंज है वो हमेशा कंडीशन -1 तक चलता है। तो यहाँ पे 1 से लेके 11 तक लूप चलेगा और फिर हर बार मैं क्या करा रही हूँ, जब भी काउंटर 1 की वैल्यू होगी तो जो नंबर मैंने एंटर किया था उससे उसका इंटू हो जाएगा। अब आप देखिए, ये एक और प्रोग्राम मैंने लिया है। इसमें मैंने आपको बताया है कि एक लिस्ट बनाई है मैंने, ये भी सीक्वेंस है लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं लाइक सी, C++, जावा एंड पाइथन। अब मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट के अंदर जितना डेटा है वो हमारा काउंटर उसको रीड करे। तो काउंटर को अब यहाँ पे रेंज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी लिस्ट कितनी लंबी है। यहाँ तो मैंने आपको डिफाइन कर दी है, तो आपको पता है कि 1 2 3 4 इस तरह से 4 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई रन टाइम लिस्ट आ जाती है तो हमें नहीं पता कि उसमें कितना डेटा है। तो लिस्ट के लिए हमें रेंज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पे करेंगे फॉर आई यानी काउंटर इन लिस्ट, लैंग्वेज लिस्ट। तो उस लैंग्वेज लिस्ट को काउंटर अपने आप से रीड करना शुरू करेगा। और कब तक रीड करेगा? जब तक कि लिस्ट में डेटा अवेलेबल है। तो पहले C++, जावा एंड पाइथन पूरा प्रिंट होके आ जाएगा।
तो इस तरीके से फॉर लूप को यूज किया जाता है। जब वाइल लूप की बात करते हैं तो वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप का प्रोग्राम लिया है जिसमें मैं चाहती हूँ कि 1 से लेके 10 तक के सारे ऑड नंबर्स प्रिंट होके आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ से आपको लूप स्टार्ट करना है, इनिशियलाइजेशन। तो आई की वैल्यू 1 यानी काउंटर 1 से स्टार्ट करेगा रीड करना। कब तक रीड करेगा? जब तक कि आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, यानी जब तक छोटी रहती है 10 से। तो सबसे पहले उसने 1 प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लूप में जाने से पहले आपको आई में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ऑड नंबर के लिए हमें 2 का इंक्रीमेंटेशन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो लूप में तब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 से छोटी रहती है। देखते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास आता है। तो ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई लूप चल रहा है और आप ये चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे आप लूप से जंप आउट कर दे, बाहर आ जाए, तो उस केस में ब्रेक का यूज़ किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेके 10 तक का लूप चलाया है और मैं ये चाहती हूँ कि हर वैल्यू को वो प्रिंट करे, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 7 आती है तो वो ब्रेक हो जाए। तो अब यहाँ पे प्रिंटिंग कितनी आएगी? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक प्रिंटिंग आएगी और 7 पे आपका लूप आउट हो जाएगा, यानी आप लूप से बाहर आ जाएंगे। कंटिन्यू में आप लूप से बाहर नहीं आते हैं, बल्कि उस पर्टिकुलर कंडीशन को स्किप कर दिया जाता है। दैट मीन्स 1 से लेके 6 तक की तो प्रिंटिंग प्रिंट आई से हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 7 आएगी तो कंटिन्यू मीन्स कि अब वो वापस फिर से आई की वैल्यू 8 के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 से लेके 6 की प्रिंटिंग होगी, फिर 8 से लेके नेक्स्ट 10 तक की प्रिंटिंग होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि रेंज जो है वो कंडीशन -1 लेता है, इसलिए यहाँ पे 8 से लेके 9 तक की प्रिंटिंग होगी। हैं पास में, पास एक्चुअल में एक प्लेस होल्डर होता है। जब कभी आप कोई कंडीशन देते हैं या कोई आपने लूप या कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया, बट यू आर स्टिल नॉट श्योर कि हमें यहाँ पे कौन सा भी लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, तो आप उस ब्लॉक में पास लिख सकते हैं। तो पास से क्या होगा कि वो उस पर्टिकुलर एरिया को एग्जीक्यूट तो करेगा लेकिन विल डू नथिंग। कहते हैं कि पास में और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। तो पास और कंटिन्यू में डिफरेंस इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 एक लिस्ट ली है और मैं इस आई काउंटर से इस पूरी लिस्ट को पढ़ रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि i इक्वल्स टू 2 हो जाता है तो पास कर दो। ठीक है, पास एग्जीक्यूट होगा लेकिन इस ब्लॉक में कुछ भी नहीं होगा, यानी इस लाइन पर पास का कोई इम्पैक्ट नहीं है। पास मीन्स डू नथिंग। मैंने सिर्फ इस लाइन की कंडीशन को छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं है लिखने के लिए कि अगर आई की वैल्यू 2 होती है तो हमें क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, तो मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग क्या होगी, यहाँ पे पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 4, यानी आई की वैल्यू 2 पर भी हमारे प्रोग्राम में कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि अगर मैं पास की जगह कंटिन्यू लिख देती हूँ तो अब क्या होगा। अब यहाँ पे जब i की वैल्यू 2 आएगी तो i की वैल्यू 2 पर ये प्रिंट i पर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक को रीड करने के लिए चला जाएगा। तो अब यहाँ पे जो प्रिंटिंग होगी 1 होगी, 2 पर वो स्किप कर देगा 2 को, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा। टू सपोर्ट माई चैनल प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।